हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। आज मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ मैक्स स्कॉलरशिप फ्रॉम जापान फॉर बैचलर्स मास्टर्स एंड पीएचडी विदाउट आइल्स। तो चलते हैं, इसकी डिटेल्स देखते हैं। मैक्स स्कॉलरशिप बेसिकली ये यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड जापानीज़ गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप है और इसके हर स्टेप को वन बाय वन मैं कवर करूँगा। कुछ चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करूँगा, कुछ का जस्ट आपको ब्रीफली ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी नंबर ऑफ़ प्लेसेस। नंबर ऑफ़ प्लेसेस मीन के कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे। टू बी ऑनेस्टली इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट से डिटेल मिल रही है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो को जस्ट ये अलाउ है कि 3 एप्लीकेंट्स मैक्स स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट करें। नॉमिनेट मत करें मतलब उनके नाम दे। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ एक स्टूडेंट का नेम नॉमिनेट करेंगी। जो अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स जितने भी, उसमें से हर यूनिवर्सिटी जस्ट एक स्टूडेंट को नेम नॉमिनेट करेगी और मैक्स स्कॉलरशिप जो है ये 3 स्टूडेंट्स के नेम नॉमिनेट करेगी। और ये भी बात हो रही है मास्टर्स और पीएचडी की। यहाँ पे अभी बैचलर्स की बात नहीं हो रही, बैचलर्स के लिए मैं बाद में शेयर करूँगा। इसके बाद चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एक चीज़ तो आप माइंड में बिठा लें कि इस स्कॉलरशिप के लिए, मैक्स स्कॉलरशिप जापान के लिए, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जिनके लिए मैटर नहीं करते होते वो मैं बता देता हूँ कि इसमें आपके अगर सीजीपीए या मार्क्स कम हो गए चलेगा, लेकिन इस स्कॉलरशिप के लिए नहीं। जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे उतना आपके लिए बेटर है। तो इसके लिए आपकी आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड्स का होना ज़रूरी है। फिर ये कि लास्ट जो डिग्री है उधर से आप ग्रेजुएट हो गए हों या होने वाले हों, अब जो लाइक अगर आप लास्ट ईयर में हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ग्रेड्स हैं, जो मार्क्स उन्होंने वो भी मेंशन कर दिए हैं कि कितने मार्क्स होने चाहिए। फिर उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशेंसी को हम बाद में देखते हैं क्योंकि इसका सेक्शन नीचे जाके फिर आएगा। अभी चलते हैं नेशनैलिटी की तरफ। ठीक है, नेशनैलिटी किन किन कंट्रीज़ को जो ये ऑफ़र की जा रही है। इधर से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और पीडीएफ ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किन किन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है वो कंट्री की लिस्ट जो आप पीडीएफ पे क्लिक करके आप भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सभी के नाम है। तो मतलब इन तमाम कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और बाकी भी जितने दुनिया की कंट्रीज़ हैं जो जो अप्लाई कर सकते हैं उनकी लिस्ट इन्होंने दी हुई है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स और भी लिखे हुए हैं, सिर्फ यही नहीं उन्होंने बताया हुआ, कुछ और भी पॉइंट्स हैं लेकिन वो हमारे रेलिवेंट नहीं हैं, जस्ट इसलिए मैं उसको स्किप कर देता हूँ, उन पे मैं फोकस नहीं करता। तो जो टू द पॉइंट बातें हैं जस्ट मैं वही कवर कर रहा हूँ। इसके बाद एज की अगर बात करें तो आपका कम से कम जो है वो आप इस डेट के बाद पैदा हुए हैं जो कि इन्होंने मेंशन किया 2 अप्रैल 1989। इसके बाद अगर आप पैदा हुए हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो अनफॉर्चुनेटली आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इस डेट पे पैदा हुए मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1989 की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस दिन या इस दिन के बाद पैदा हुए हों तो आप अप्लाई करेंगे, इससे पहले नहीं कर सकते। एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो लाइक अगर आप फिज़िक्स में अप्लाई कर रहे हैं, फिज़िक्स की किसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं या ज्योग्राफी की किसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं या मैथमेटिक्स की किसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर्स भी उसी में किया हो। क्योंकि अभी मैं आपको बताया कि जस्ट मैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए कवर कर रहा हूँ, बैचलर्स की तरफ मैं बाद में जाऊँगा। तो जिस भी आप फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी उससे मिलता हो। ठीक है, लाइक अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फिज़िक्स के लिए लेकिन आपका बैचलर्स का बैकग्राउंड है केमिस्ट्री में तो ये चीज़ जो है वो रिजेक्शन की तरफ आपको लेके जाएगी। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो उससे मैच करता हो, उसकी आपके जो नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन चीज़ों का आपको आइडिया हो, फिर आप अप्लाई करें। फिर फील्ड ऑफ स्टडी, वही बात जो मैं भी बता के हटाऊँ कि जो आपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी में रिलेटेड फील्ड पढ़ी आप उसी में अप्लाई करेंगे, इसके अलावा आप अप्लाई नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। मैंने आपको बोला था कि उसका सेक्शन बाद में आएगा तो उसका सेक्शन आ चुका है। सबसे पहले तो इन्होंने टेस्ट की रिक्वायरमेंट की हुई है कि ये टेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो करें। और ये पीडीएफ इन्होंने दिया है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है मेरी तरफ। मैंने इसको ट्राई किया ओपन करने का, आप ओपन करके देख लें तो इन्होंने जो चार्ट दिखाया होगा कि अगर इतने मार्क्स हैं वो इसके इक्वल हैं, इसके इक्वल, इस तरह को उन्होंने चार्ट दिया होगा। तो लेकिन इसके अलावा ये कि अगर आपने अपनी बैचलर्स डिग्री, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी जो चीज़ है और गुड न्यूज़ है कि अगर आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री इंग्लिश में जो है वो पूरी की है, अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी से जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, अगर आपके पास वो है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की जो स्कॉलरशिप मैक्स स्कॉलरशिप है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट किसी भी टेस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये था इंग्लिश के लिए क्राइटेरिया। इसके अलावा अगर आपको जापानीज़ लैंग्वेज आती है या जापानीज़ लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं करना चाहेंगे, इंग्लिश की तरफ ही मोस्टली स्टूडेंट्स मूव करेंगे। तो इसके लिए जापानीज़ के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो भी आपने देख लेना है। जापानीज़ लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसके स्कोर N2 या इससे हायर होने चाहिए।
हेल्थ जो अगर बात की जाए, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करने जा रहे हैं वो फिज़िकली और मेंटली उनको अच्छी जो कंडीशन होनी चाहिए, उनको कोई इशू ना हो फिज़िकली या मेंटली। हाँ, अगर डिसेबल है तो वो अलग केस है, ये इशू नहीं है, ठीक है, वो डिसेबिलिटी है, इसका इनको एज मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई इशू ना हो सच एज। तो ठीक है। फिर अराइवल कब होगा जापान में वगैरह वगैरह, ये जो है वो बात के क्वेश्चन हैं। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब उन्होंने डेट नीचे दी हुई है, मैं आपको डेट दिखा दूंगा कि कब आपकी डिग्री शुरू होगी, कब से कब तक रहेगी डिग्री, तो आपने उस डिग्री के लिए खुद को अवेलेबल रखना है। आप अवेलेबल हों जापानीज़, जब भी आपको कॉल करे आपका एम्बेसी या जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जब भी आपको कॉल करे तो आप उनके लिए अवेलेबल हों। आप बिज़ी ना हो अपने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में, अपनी स्टडीज़ में या किसी इस तरह के चक्करों में बिज़ी ना हो, इन सारी चीज़ों से आप फ्री हों। वीज़ा रिक्वायरमेंट जहाँ पे उन्होंने कंट्रीज़ की लिस्ट दी थी, अगर आप वहाँ जाके पढ़ें तो उन्होंने दिया हुआ है कि मैक्स स्कॉलरशिप के लिए वो तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके जो सफारती ताल्लुकात हैं जापान के साथ, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो अगर जापान के साथ हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे। इसलिए वीज़ा के लिए डेफिनेटली आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे सफारत खाने का एम्बेसीज़ का होना ज़रूरी है। तो वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए होगा, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा का स्टेटस चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो कि हाँ इन्होंने मेंशन किया, लाइक मोस्टली पाकिस्तान के जो हालात है उस वजह से स्टूडेंट्स का माइंडसेट क्या होता है, बस एक दफ़ा निकल जाएँ वहाँ जाके हम अपने वीज़ा को ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम वर्क परमिट पे कर लेंगे, इस तरह कुछ भी। तो ऐसा आप अगर स्टेटस उसका चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपकी ये स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। आप जो है वो न्यू जो करवाते हैं, रिन्यू करवाते हैं, या जैसे भी अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है जापान का, या आप जो है वो न्यूली अपटेंड वीज़ा है, वो स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। ये वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर उसके बाद अगर कुछ जो पॉइंट्स या कुछ चीज़ें आप में हैं तो आप इसके लिए अनएलिजिबल हो जाएंगे, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, अगर इनमें से एक भी पॉइंट पे आप पूरा उतरते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे इसके लिए। अगर आपके मिलिट्री के साथ, चाहे वो पाकिस्तान की है, चाहे वो जापान की है, चाहे दुनिया की किसी भी मिलिट्री ग्रुप के साथ आपके ताल्लुकात है, आप उनके मेंबर हैं या कुछ भी ऐसा सीन है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। फिर ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उनको यूनिवर्सिटी जो है वो रिजेक्ट कर देती है, और रिजेक्ट करने के लिए टाइम पीरियड दे देती है कि इस टाइम से पहले पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपके साथ ऐसा पास्ट में कोई सीन हो चुका है, कोई केस है आपका ऐसा, तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, जब तक वो टाइम पीरियड आपका पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। फिर इसके बाद ये कि अगर आपको पास्ट में कभी मैक्स स्कॉलरशिप मिली है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जब आपकी मैक्स स्कॉलरशिप को ख़त्म हुए तब से अब तक अगर 3 साल हो चुके हैं, वो 3 साल पहले की बात थी, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पास्ट में मैक्स स्कॉलरशिप ले चुके हैं, अप्लाई किया था, ये मैटर नहीं करता, अगर जो सिलेक्ट हुए थे तब मैटर करता है। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स हैं, अगर आप इनमें सेलेक्ट हुए थे तो फिर कोई इशू नहीं है, जो कि जापान से ही हैं, लाइक जापानीज स्टडीज़ स्टूडेंट्स यंग लीडर्स प्रोग्राम, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र किए जाते हैं। और ये जापान कोरिया जॉइंट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ये कोरियन स्टूडेंट्स के लिए होगी। तो डेफिनेटली इन प्रोग्राम्स के थ्रू अगर आप सेलेक्ट हुए थे तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो स्टूडेंट्स जो कि मैक्स स्कॉलरशिप के किसी भी और प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, लाइक ये जो है ये यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड प्रोग्राम है, लेट्स सपोज कि आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एम्बेसी ट्रैक से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्स स्कॉलरशिप के किसी भी प्रोग्राम में 2024 के अंडर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि जापान में इस वक्त रह रहे हैं, ठीक है, चाहे स्कॉलरशिप के थ्रू चाहे वहाँ के रेजिडेंट हैं, जैसे भी वो अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए। फिर अगर किसी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था जापान की किसी स्कॉलरशिप के लिए, और या मैक्स स्कॉलरशिप के किसी भी जो ट्रैक के थ्रू अप्लाई किया था, लेकिन अभी वो सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसको उम्मीद है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसको जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, काफ़ी हद तक प्रोसीजर हो चुका है, शॉर्ट लिस्ट हो चुका है, तो वो भी अप्लाई ना करे इसके लिए, बेटर तो यही है। क्योंकि लेट्स सपोज कि अगर उसके लिए भी सिलेक्ट हो जाता है, इसके लिए भी इसका नेम रिकमेंड कर दिया जाता है, तो फिर ओवरलैप करेगा, जिसकी वजह से उसकी रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो बेटर है कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, वहाँ से आपको कोई रोशनी नज़र आ रही है, उम्मीद नज़र आ रही है, तो फिर आप अप्लाई ना करें। फिर मैंने जैसा कि बोला कि अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स डिग्री के लास्ट ईयर में है या मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में है, और आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करें, ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको उम्मीद है कि ग्रेजुएशन की डिग्री और आपकी फ़ाइनल डीएमसी आपके हाथ में आ जाएगी इंटरेस्ट डेट से पहले पहले, तो फिर आप अप्लाई करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी डिग्री थोड़ी सी डिले हो जाएगी तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं। फिर किसी के पास अगर जापानीज़ नेशनलिटी भी है और उसके अलावा किसी और कंट्री की भी नेशनलिटी है, उसके पास इस तरह कोई सीन है जापानीज़ नेशनलिटी के साथ किसी और कंट्री की नेशनलिटी है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। हमारे रेलिवेंट पॉइंट नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसके लिए फॉलो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली इसको हम छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं।
फिर मैंने जैसा कि पहले बोला था कि जब आपको कॉल आए जापान से या एम्बेसी से तो उसके लिए आप फ्री हों, वही बात इन्होंने किया कि कोई भी ऐसा एप्लीकेंट जो कि टाइम एप्लीकेशन के वक्त जो है वो फील्ड वर्क में बिज़ी हो या किसी भी इंटर्नशिप में किसी और कंट्री में जापान के अलावा बिज़ी है तो उसके लिए अप्लाई ना करें, ठीक है, उसके लिए इनएलिजिबल है, जो पॉइंट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर ये कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि रेगुलर डिग्री सीकिंग प्रोग्राम्स होते हैं, रेगुलरली जो डिग्रीज़ होती हैं, उनके लिए उनका माइंडसेट नहीं है तो वो भी इसके लिए अप्लाई ना करें, वो इसके लिए इनएलिजिबल हैं। फिर वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि फ़र्दर एकेडमिक डिग्रीज़ या फ़र्दर अगर स्टडीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, जस्ट टाइम पास के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं, उनका रिसर्च वगैरह का कोई प्लान नहीं है या उनका एकेडमिक कोई प्लान नहीं है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो इसके लिए अप्लाई ना करें। ओके, इसके बाद चलते हैं टाइम पीरियड की तरफ, जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ। मास्टर्स प्रोग्राम की आपकी डिग्री कब स्टार्ट होगी जापान में? अक्टूबर 2024 से लेके सितंबर 2026 तक आपकी 2 साला जो डिग्री होगी मास्टर्स के लिए होगी। पीएचडी के लिए आपकी जो डिग्री है वो अक्टूबर 2024 में स्टार्ट होगी और सितंबर 2027 तक रहेगी, जो कि 3 साल की होगी। और इस पीरियड जो टाइम पीरियड इन्होंने मेंशन किया वह दोनों के लिए, इस टाइम के लिए आप फ्री हों, जैसा कि वो भी बता चुके हैं और मैं भी बता चुका हूँ कि इस सारे टाइम पीरियड में आप बिज़ी ना हो, टोटली फ्री हों। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। फ़र्दर अगर आप अपनी डिग्री एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, जो भी उसके रिलेटेड पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने देख लेने हैं, पढ़ लेना है, अगर आपका ऐसा कोई माइंडसेट है तो। फिर इसके बाद स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या होंगे, आपको अलाउंस कितना मिलेगा, उसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, सारे देख लें। यहाँ पे आपको जो अलाउंस उन्होंने जो है वो अपनी करेंसी के हिसाब से बताया होगा, जापानीज़ येन के हिसाब से। और फिर ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी होगी, उसको कवर करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी उन्होंने बताया हुआ है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन की भी यहाँ पर बात है, और जापान में जो इंट्रा कंट्री है उसकी भी उन्होंने बात की हुई है। स्कूल की फ़ी जो है वो तमाम टोटली माफ़ होगी आप लोगों को, जो कि आप लोगों को पता है फुली फंडेड स्कॉलरशिप है डेफिनेटली। फिर जो स्कॉलरशिप पेमेंट है ये आपकी कैंसिल हो सकती है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर इनमें से कोई भी ऐसा केस होता है। वो कौन कौन सा केस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि किसी भी आपकी स्कॉलरशिप का कोई भी पोर्शन या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप गलत पुट करते हैं या फिर जो आप छोड़ देते हैं, उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो कोई भी ऐसा सीन है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप जो है वो अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दरमियान मिनिस्टर ऑफ मैक्स बन जाते हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जो कि मुश्किल ही है, तो आप इस पॉइंट की टेंशन ना लें। तो मतलब मिनिस्टर ऑफ मैक्स ये एक इतना ईजी सीन नहीं होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो इसके लिए स्ट्रगल तो करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, तो ये मोस्टली स्टूडेंट्स के फॉल भी नहीं करता होगा पॉइंट्स, तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। फिर अगर आपको जापान में किसी भी कानून को तोड़ने की बिना पे आपको कैद बामुशक्कत होती है या आप जेल जाते हैं, तो मैं ख़बरों वाली उर्दू में बता रहा हूँ आप लोगों को, सिंपलेस्ट उर्दू, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अगर आप जेल में जाते हैं किसी भी कानून को तोड़ने की वजह से जापान में, तो आपकी ये मैक्स स्कॉलरशिप आपको जो है वो वापस ले ली जाएगी आपसे, ठीक है। मतलब मैं ये सिलेक्शन के बाद की बातें हो रही हैं, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पहुँचने से पहले भी ऐसा कोई सीन हो जाता है तो फिर इसके बाद एक, अगर आप जो जापान की यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के रूल्स तोड़ने की बिना पे या किसी भी बिना पे आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, रस्टिकेट कर दिया जाता है, आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, आपको ऐसा कोई भी सीन होता है, तो फिर आपकी ये स्कॉलरशिप आपसे वापस ले ली जाएगी। फर्दर कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं, वीडियो जो है बहुत लेंथी हो रही है अभी, अप्लाइंग प्रोसीजर भी मैं थोड़ा सा लेके चलना है और भी बैचलर्स को भी गाइड करना है, इसलिए बाकी पॉइंट्स आप लोगों ने खुद देख लेने, समझ ना लगे तो आप लोगों ने पूछ लेना किसी पॉइंट की समझ ना लगी तो। फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, जो कि मेन पॉइंट है, उस तरफ चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और ये अप्लाई करने का क्या तरीका है ये भी मैं दिखा देता हूँ अभी ब्रीफली। PDF पे क्लिक किया, मेरे सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। ये एक इतना लंबा एप्लीकेशन फॉर्म है 5 पेजेस का, इसको फिल किस तरह करना है ये भी मैं बता देता हूँ। ये फॉर्म आपने फिल करना है और ये फिल यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं, लाइक मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे टाइपिंग हो रही है, ठीक है। इस जो मैं अपना नेम लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको टाइपिंग होती नज़र आ रही है, तो आप इसको यहाँ पे ही फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा फॉर्म किस तरह फिल करना है, इस फॉर्म फिलिंग पे मैंने एक जो 25 मिनट की तकरीबन वीडियो बनाई थी 5 माह पहले, जो कि मैंने अपलोड की थी, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें जस्ट मैंने इस फॉर्म को फिल करने का तरीका बताया हुआ है 25 मिनट लगा के, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं उधर ऊपर कैप्शन दे दूंगा इसके कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इधर से आप लोगों ने देख लेना फॉर्म फिलिंग का तरीका।
तो फॉर्म फिल करने का मैंने आप लोगों को बता दिया, इसकी एक कॉपी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उसकी कितनी कॉपीज़ रिक्वायर्ड हैं वो साथ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद आपका जो स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान कह सकते हैं, ये MS वर्ड के फॉर्मेट में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। ये यहाँ से फील्ड ऑफ स्टडी आपका डाउनलोड हो जाएगा, इसको फिल करना है आपने और इसकी भी एक कॉपी आपने प्रिंट आउट लेके साथ लगानी है। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये एक ही चाहिए होगा। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है जो डीन या फिर इसके अबव जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनमें से किसी ने देना है। डीन मीन जिस तरह हमारे HOD होते हैं, ठीक है, इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, तो ऐसे किसी बंदे ने करना है। और उसने ऊपर जब लिखना है आपका रिकमेंडेशन लेटर, सबसे पहले अपनी जो डेजिग्नेशन वो लिखनी है, ठीक है, वो कौन है, लाइक द इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स वगैरह वगैरह, इस तरह कुछ भी हो। और फिर जो उनका रिकमेंडेशन लेटर है वो यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने करनी है। डिजिटल सिग्नेचर जो एक्सेप्टेबल नहीं है, बाय हैंड आपने उनसे सिग्नेचर करवाने हैं। और जो साइन है, जो भी सारा फॉर्म फिलिंग है वो डीन या किसी अबव बंदे ने, इससे ऊपर की अथॉरिटी के बंदे ने किया हो, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। भाई एटीट्यूड है, अब इनका क्या कह सकते हैं, आफ्टर ऑल उन्होंने फुली फंडिंग करनी है, तो अब इतना तो उनका बनता है। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, ठीक है। अब पिक्चर जो है वो, इसके भी कुछ रूल्स हैं, यहाँ भी इनका एटीट्यूड है भाई, आपको बर्दाश्त करना होगा। सबसे पहले पिक्चर का साइज़, उसके बाद है कि आपकी ऊपर वाली बॉडी जो होती है, लाइक चेस्ट से जो जिस तरह शुरू होती है, बैली के थोड़ा सा ऊपर से, जब आप पासपोर्ट बनवाने या फिर ID कार्ड बनवाने जाते हैं तो जिस तरह पिक्चर लेते हैं उस तरह बिल्कुल ठीक तरह बिठा के, ग्लासेस उतार के, कैप के बगैर, ना जो सर पे कैप हो, ना कोई मतलब मेकअप वगैरह या हेयर स्टाइल स्पेशल नहीं करने, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने पिक्चर लेनी है, जिस तरह फॉर्मल एक पिक्चर होती है वो पिक्चर लेनी है। और ट्राई करेंगे वाइट बैकग्राउंड हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। और पिक्चर है जो, उसकी बैक साइड पे जो आपने अपना नेम और अपनी नेशनैलिटी लिखनी है और ग्लू के साथ जो है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपका देनी है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म किधर है, ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है और यहाँ पे आपने इसकी पिक्चर चिपकानी है, ठीक है, ग्लू के साथ। स्टेपल ना करें, स्टेपल नहीं करनी है। जो वीडियो मेरी 24 मिनट की है, इसी में मैंने ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को बताई हुई हैं कि किन किन चीज़ों का आपने फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें करते वक्त। तो विदाउट कैप, फुली फेस की पिक्चर हो सारी, और साइज़ वगैरह उन्होंने बता दिया। और ये कि अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर है, लाइक जो आप अपने फ़ोन से लेते हो, आप उसका जो है वो फ़ोन से लेके उसको आप नहीं उसको डेवलप करवाते, वैसे ही लगा देते हो, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो कोई इशू नहीं है, वो चलेगी। फिर ये कि आपकी जो लास्ट ट्रांसक्रिप्ट है वो चाहिए होगी। जितने सेमेस्टर्स आपने पास कर लिए हैं, लेट्स सपोज आप ग्रेजुएशन नहीं, आपके हाथ में फाइनल DMC नहीं है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। जितने सेमेस्टर आपने पास कर लिए उतने सेमेस्टर तक की जो है वो डिग्री आपने लेनी है, उसको जो है वो टेस्ट करवाना है, उस पर सिग्नेचर्स हों प्रॉपर, और जो है वो साथ लगानी है, इसकी भी एक कॉपी चाहिए होगी। फिर जो है वो प्रूफ ऑफ लैंग्वेज, इसके लिए जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो भी आपके पास है, वट एवर, वो भी आपने साथ लगाना है। फिर जो है अपनी जो ग्रेजुएशन थीसिस थी वो, उसका अब्स्ट्रैक्ट आपने लेके वो भी साथ लगाना है, इसकी भी एक कॉपी। फिर यहाँ पे आपका जो होप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। या आप ग्रेजुएशन हो चुके हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है, अगर नहीं ग्रेजुएट हो तो फिर आपका होप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, वो भी आपने साथ लगाना है। और फिर आपके जो है वो कॉपी पासपोर्ट की, ये चीज़ चाहिए होगी। फिर इसके अलावा एप्लीकेशन की कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हैं कि आपके फॉर्म वापस नहीं मिलेंगे। ये कुछ मतलब पॉइंट्स अंदर से निकाल के आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद सारे पढ़ लेने हैं। फिर जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, और आपको वापस नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स लाइक जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, 9 डॉक्यूमेंट्स, या आप इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपको वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। या आपने कॉपीज़ भेजनी है, ओरिजिनल नहीं भेजने। बाकी जो भी है वो एप्लीकेशन अगर गुजर जाती है, इसकी डेडलाइन गुजर जाती है, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं, भेजते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सारे पॉइंट्स हैं, कुछ ये आप लोगों ने देख लेने हैं। फिर नॉमिनेटिंग प्रोसेस है, ये इसको भी छोड़ दें, आप लोगों ने पढ़ लेना, खुद पढ़ लेना, मैं नहीं इसको बता रहा। एप्लीकेशन पीरियड है जो, डेडलाइन मींस कि ये 10 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक है, ठीक है। टाइम पीरियड इसका जापान के हिसाब से आपने देखना है, पाकिस्तान या अपने कंट्री के हिसाब से नहीं, जापानीज़ जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से आपने देखना है, 31 अक्टूबर 2023। फिर ये था एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। अभी एक और एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपने फिल करना है, और ये भी आपने इस डेडलाइन से पहले पहले करना है। चलते हैं उस जो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने ऑनलाइन फिल करना है, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन अप्लाई किया मैंने, तो ये वो वाला ऑनलाइन अप्लाई है। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपने जो एप्लीकेंट्स ने अपने तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं मैक्स स्कॉलरशिप के लिए, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ साइंस के लिए, आपने इनको भेज देने हैं डेडलाइन से पहले पहले। अब चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म, जो किसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वो ये बोल रहे हैं, ये ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन आ गई है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा।
तो ये रहा हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें से क्या कौन कौन से पॉइंट्स एप्लीकेंट्स की इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके GRE स्कोर्स, ये कुछ के लिए रिक्वायर्ड है, कुछ के लिए नहीं रिक्वायर्ड। ये भी मैं आप लोगों को ट्राई करता हूँ कि दिखा दूँ। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट, ये रिकमेंडेशन लेटर, डिक्लेरेशन लेटर, ये सारे फॉर्म है। या ईजी है, इतना मुश्किल कोई नहीं फिल करना। तो लेकिन जो चीज़ समझने की है यहाँ पे, आपने किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है। कुछ डिपार्टमेंट्स कुछ ही फील्ड्स ऑफ स्टडी इन्होंने दिए हुए हैं। जैसे ही आप फिल करेंगे उसके प्रोफेसर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। जिस भी प्रोफेसर को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको देख लें। बल्कि मैं यहाँ से क्यों शुरू हो गया हूँ, मैं ऊपर से तो आपको बताया नहीं। हाँ, सबसे पहले आप इधर आ जाएँ, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अभी जो मैंने सारा आप लोगों को बताया है ये लास्ट 2 का बताया है, ठीक है। अप्रैल का जो था उस पर मैं जो आप लोगों को वीडियो दिखाई थी यहाँ से अपने चैनल से, ये था अप्रैल के लिए। ये एक वीडियो थी, ये दूसरी वीडियो थी, ये थी इसके रिलेटेड। बाकी प्रोसीजर सारा सेम है, और लेकिन ये जो है ये डिफरेंट है, ठीक है। किधर हमारा फॉर्म गया। तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप PhD के लिए करने जा रहे हैं तो ये वाला सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे से फिर आपने अपना डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना यहाँ पर प्रोफेसर को देखना है कि प्रोफेसर आप फर्स्ट नंबर पे किस प्रोफेसर को रखना चाहते हो, दूसरे पे किसको, तीसरे पे किसको। फिर आपने बताना है कि आपने उनका अप्रूवल ले लिया या नहीं, ठीक है। मतलब उनसे जो एक्सेप्टेंस लेटर हम जिसको बोलते हैं वो आपको मिल गया या नहीं, हाँ या ना, वो आपने बताना है, ठीक है। फिर जो है वो थर्ड चॉइस अगर आप कोई करना चाहते हैं तो यहाँ पे है कोई नहीं फ़िलहाल। तो इसके बाद अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिस भी नंबर पे आप प्रोफेसर को रखना चाहते हैं उनको रखें। फिर यहाँ पे अपने नेम, ये नेम वगैरह वही सारा आ जाना है जो हमने हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है। वो अलग फॉर्म है, ये अलग फॉर्म है। तो वही सारी चीज़ें हैं, आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जो आपका जेंडर, फिर आपकी नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, आपके पास जापान का वीज़ा है या नहीं, आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस, सारी चीज़ें वही हैं जो कि पहले उस फॉर्म में आप फिल कर चुके होंगे। कोई ऐसी नई चीज़ नहीं, अगर नई चीज़ होती तो मैं इसको ज़रूर कवर करता, बता देता आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस फॉर्म में भी हैं, उसी से होगी। और फिर ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि आपने जो इन फॉर्मेट्स में लिखनी है, डॉक्यूमेंट्स में, PDF में या TXT फॉर्मेट में। उसका साइज़ कम से कम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 MB का हो। फिर यहाँ से उसको अपलोड कर देना है। चूज़ फाइल पे जाके आपने उसको अपलोड करना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट, रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। अब रिकमेंडेशन लेटर का क्या है कि आपने सबसे पहले इसको टिक करना है। यहाँ पे अपने प्रोफेसर का नेम देना जो पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, जिधर से आपने अपनी बैचलर्स डिग्री की है वहाँ पे। तो आप उनका नेम देंगे, उनका ईमेल एड्रेस देंगे, उनकी यूनिवर्सिटी देंगे, उनका डिपार्टमेंट देंगे, पहले का दूसरे का। तो ये नेक्स्ट स्कॉलरशिप वाले ऑटोमेटिकली आपके प्रोफेसर को ईमेल करेंगे कि सर आपके फ़लाने स्टूडेंट ने हमसे कांटेक्ट किया रिकमेंडेशन के लिए कि आप इनको रिकमेंड करना चाहेंगे या नहीं। फिर आपके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे उनसे जो कि उन्होंने टोटली ऑनलाइन फिल करने होंगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है बैचलर्स में रही उसके रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस होंगे, वो बताएंगे। और फिर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अपलोड करने होंगे। लेट्स सपोज कि आपने GRE टेस्ट दिया है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, टोफल वगैरह दिया है तो उसका अपलोड करना है, फिर अपनी बैचलर्स की डिग्री अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड करनी है, एप्लीकेशन फ़ी जो है इसके जो कंफर्मेशन के लिए आपने यहाँ पे अपलोड करना है। फिर ये सारी चीज़ें जो डिक्लेरेशन यहाँ पे आपने एग्री करना है, अपने डिजिटल सिग्नेचर्स करने हैं, जिस डेट को सबमिट कर रहे हैं वो करना है, फिर इसके बाद इसको कन्फर्म कर देना है। ये मैंने ब्रीफली बता दिया इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका। अब चलते हैं बेचारे बैचलर्स की तरफ। जहाँ पे मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था वहीं पे आपने सबसे पहले जाना है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे 2 पॉइंट्स, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। ग्रेजुएट्स के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, ग्रेजुएट पे जाएं, उनकी एडमिशन पॉलिसी, उनके बैचलर्स के प्रोग्राम, फिर उनका एक GSE प्रोग्राम है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हों तो इसकी भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये GSE प्रोग्राम है, ग्लोबल साइंस कोर्स, ठीक है। ये अंडर ग्रेजुएट ट्रांसफ़र प्रोग्राम है बेसिकली जापान में। इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स, सारा PDF जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये इसकी और इसका जो ब्रोशर है ये भी, ठीक है। ये फुली फंडेड तो नहीं होगा लेकिन इसकी अगर ये डायरेक्ट जाती, इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि इसका आपको जाते ही फंडिंग अगर नहीं भी मिलती है तो बाद में इसके लिए आपको अप्लाई सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली GSE एक जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं है। इसके स्कॉलरशिप्स हाँ इसमें हैं लेकिन बाद में आपको ऑफ़र की जाती हैं, बाद में सेलेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, और जो इसकी फ़र्दर फीचर्स हैं, उसकी सपोर्ट, आपको जो मंथली स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, जापानीज़ जो करेंसी के हिसाब से उन्होंने बताया, इसके लिए फिल किस तरह करना एप्लीकेशन फॉर्म, ये वो सारा ये PDF दिया हुआ है। फ़र्दर इसकी रिक्वायरमेंट्स और इसकी जो कॉस्ट रेट वो भी उन्होंने बताई, एडमिशन फ़ी, एनुअल ट्यूशन फ़ी, वो भी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारा। ये एक जस्ट अभी प्रोग्राम की तरफ मैं गया हूँ। अभी चलते हैं बाकी। ये एक और स्कॉलरशिप है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए,
ठीक है। इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए है और ये स्पेशल सिलेक्शन स्कॉलरशिप है। बेसिकली इसका एप्लीकेशन फॉर्म, मास्टर्स के प्रोग्राम और डॉक्टरेट डिग्री के प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन प्रोसीजर सारा ये आप लोगों को ये भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। पुराना जो था मैंने वो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड बताया था, लेकिन ये स्पेशल सिलेक्शन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हमने जाना है अंडर ग्रेजुएट पे गए। अंडर ग्रेजुएट पे जाने के बाद यहाँ से आपको इसकी फ़र्दर डिटेल्स सारी मिल जाएंगी और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट जो रिसर्च स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे इसकी स्कॉलरशिप्स आ जाएंगी। तो स्कॉलरशिप्स में आप लोगों को इसकी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ़र कर रही हैं उस तरफ चलते हैं, दिखाता हूँ। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता दूं कि ये मैक्स टू स्कॉलरशिप बेटर ये है कि मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई करें। बैचलर्स के कर सकते हैं, लेकिन इनको जो स्कॉलरशिप है वो बाद में, सिलेक्शन के बाद में मिलेगी, ठीक है, एडमिशन के बाद में मिलेगी। तो ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ़र कर रही हैं इसके मेथड इन्होंने बताए हैं, ठीक है। इसके मेथड जो हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशन भी आप दे सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी भी आपका नेम जो रिकमेंड कर सकती है, आसान हो रही। तो इसमें स्टूडेंट्स को खुद अप्लाई करना होगा, आप खुद डायरेक्टली जाके इसके पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे, जिनकी आउटस्टैंडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी, इनका नेम यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली खुद रिकमेंड कर देगी उन फाउंडेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस को। अप्लाई किस तरह करना उन्होंने ब्रीफली बताया है। फर्दर ये PDF है जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही हैं, ठीक है। इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है उन्होंने बताया, कौन सी फाउंडेशन है ऑफ़र कर रही है, ठीक है, ये बताया है। और लाइक इसमें एशियन कंट्रीज़ हैं, ये रेफर टू गाइडलाइंस हैं। अगर आप मतलब रेफर टू गाइडलाइंस में इसके फर्दर आप इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक करें। और ये UR का मतलब क्या है, DA का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है। DA का मतलब क्या है, UA का क्या मतलब है, ठीक है। डायरेक्ट एप्लीकेंट, यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन, यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन UR मतलब इस जो फाउंडेशन के लिए यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करेगी, इसके लिए स्टूडेंट्स जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें आप, ये एक जो इंटरनेशनल फाउंडेशन स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है ये अदर दैन जापानीज़ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए जो जापानीज़ स्किल्स रिक्वायर्ड हैं पूरा इन्होंने एक लंबा चार्ट दिया हुआ है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। मैं भी ये शेयर कर दूँगा, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं फ़र्दर इसको जो फ्यूचर में शेयर कर सकूँ इसके लिए। ओके, तो ये मैं शेयर कर दूँगा डॉक्यूमेंट। तो ये थी स्कॉलरशिप्स। फर्दर इसकी डिटेल सारी आपको मिल जाएंगी, डायरेक्ट किस किस में अप्लाई कर सकते हैं सारा उन्होंने चार्ट दिया। उसके बेनिफिट्स कितने होंगे, उसका मतलब जो पर मंथ आपको कितना अलाउंस मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ओके, तो ये थी स्कॉलरशिप प्रोग्राम बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के लिए। बैचलर्स के लिए तो कम था, मास्टर्स और PhD के लिए ज़्यादा था। तो एक लंबी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, इसको बहुत सारी चीज़ें अभी कवर भी नहीं की, लेकिन फिर भी तकरीबन आधा घंटे की वीडियो हो गई है। तो होप सो मैंने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश किया भी होगा, होप सो। लेकिन अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट रह गया हो, कोई मैंने मिस किया हो या आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप लोगों ने पूछ लेना है कमेंट सेक्शन में या प्राइवेटली इनबॉक्स करके मुझसे पूछ लेना है। तो मैं आप लोगों को ट्राई करूँगा कि आंसर करूँ। और बेस्ट ऑफ लक, अप्लाई करें इसके लिए। अल्लाह हाफिज़।